ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भारत में पदार्पण के साथ ही साथ यहाँ की जो आदिवासी हैं, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के मजदूर हैं, उन लोगों ने साम्राज्यवाद की जो लूट की पूरी नीति थी इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन किया और असंख्य लोगों ने अपने बलिदान दिए। किंतु भारत के जो इतिहासकार हैं, जो आज हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें शासक वर्ग के नज़रिए से पूरा इतिहास लिखाया गया है और जो जनपक्ष है, जनता की जो भूमिका है, जनता का जो योगदान है, उसका बहुत ही कम उल्लेख मिलता है। तो इसलिए पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद भी हमें पूरे भारत के बारे में एक सही चित्र नहीं मिलता है। तो आज हमारे बीच संवाद फिल्म्स इंडिया के आमंत्रण पे श्री राघव शरण शर्मा जी का यहाँ आगमन हुआ है और ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मर्मज्ञ और इतिहासकार और साथ ही साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती के बहुत बड़े अध्येता के रूप में हमारे बीच आज अपने विचार रखने का आपसे हम अवसर ले रहे हैं। और मैं श्री राघव शरण जी से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दो पक्ष हैं, एक 1857 के पहले का और एक 1857 के बाद का। तो 1857 के पहले के जो पूरा का पूरा साम्राज्यवाद विरोधी भारत में आंदोलन चला है, उसके बारे में आप अपने विचार हमें सुनाएं। जिस दिन साम्राज्यवाद ने भारत की धरती पर पांव रखा, उसी दिन से उसका विरोध ही पैदा ले लिया। साम्राज्यवाद का विरोध उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से भारत के धरती पर उसका आगमन हुआ और छोटे छोटे अनेक महाभारत, छोटे छोटे अनेक किसान विद्रोहों के नायक अंग्रेजों से युद्ध पड़े। और शिवाजी के जन्म का भी काल वही है जो अंग्रेज के सूरत में जमने का काल है। तो साम्राज्यवाद का विरोध ही उसी समय पैदा ले लिया जब साम्राज्यवाद भारत में आया। और ये जो विद्रोह होने शुरू हो गए तो उसका अंत न हुआ, अंतहीन सिलसिला चला। उन विद्रोहियों ने रक्त के अनेक तालाब पार किए, रक्त के अनेक नदियां पार की। उन्होंने उस संघर्ष के आग में तप कर तजुर्बे सीखे, नए नए हथियार अपनाए और अलग अलग जगह अलग अलग तरह से लड़ते रहे। कभी चैन साम्राज्यवाद को उन्होंने लेने न दिया। उदाहरण के लिए बिहार में तिलका मांझी का विद्रोह 1760 के आसपास, उसने क्लीवलैंड को निशाना बनाया अपने तीर का। त्रिपुरा में शमशेर गाजी का विद्रोह, ये सब 18वीं शताब्दी के पहले ही हुए। संदीप विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, इन विद्रोहों ने अंग्रेजों को बेचैन कर दिया और अंग्रेजों को फिर इसका रास्ता तलाशना पड़ा। लेकिन फिर भी आदिवासी झुके नहीं। कितनी भी सहूलियतें अंग्रेज देते रहे, सुविधाएं देते रहे, लेकिन जो यहाँ के जनजातीय समूह था वो लगातार लड़ते गया। जैसे आप देखें सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह में भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब चरित्र आए जिन पर बंकिम चंद्र का उपन्यास है। और सन्यासी विद्रोह में फकीर, मुस्लिम फकीर भी शरीक हुए और उसकी अनुगूंज लंबे समय तक गूंजती रही। सन्यासी विद्रोह खत्म न हुआ कि विद्रोहों का सिलसिला फूट गया। रंपा विद्रोह, खासी विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, भील विद्रोह, लगातार एक दिन भी कहीं किसी भी कोने में, भील राजस्थान में लड़ रहे हैं तो खंपा दक्षिण भारत में लड़ रहे हैं, जयंतिया पूर्वी भारत बर्मा बॉर्डर पर। तो अंग्रेजों को कभी चैन से यहाँ के किसान जनता या आदिवासी जनता, आदिवासी भी किसान समुदाय का एक हिस्सा है, उनकी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली वही है जो किसानों की है। उनकी खास कुछ अपनी विशेषताएं हैं, ये कभी भी चैन से नहीं रहने दिए। फिर बहुत बड़ा महाविद्रोह 1830 में कोल विद्रोह फूटा। 1854 में फिर देखे तो सीधो संथाल, चांद, भैरव, वो चारों भाई जो लड़े अंग्रेजों से, उसी का विस्तार 1857 को आदिवासियों ने शुरू किया और आदिवासियों से वो खत्म भी हुआ। 1854 से शुरू हुआ और 1859 में नकलौत मांझी से खत्म हुआ। सीधो संथाल में उसको शुरू किए, बीच में लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये सब फिल अप द ब्लैंक है।
तो यहाँ के जो किसान जनता थी, आदिवासी जनता थी, वो लगातार साम्राज्यवाद से जूझती रही और प्राणांतक संघर्ष की। कहीं समझौता उनमें न है, सब के सब मारे गए, नष्ट हो गए, लेकिन वो लोग झुके नहीं। और वो सब का छोटे छोटे महाभारतों का, छोटे छोटे संग्रामों का जो समेकित रूप हुआ, समुचित रूप हुआ, जो उसका कुलमिनेशन हुआ, उसकी परिणति हुई, वो 1857 का महाविद्रोह है। और 1857 के भी महाविद्रोह में अमानुल्लाह खां लंदन में देखे उन्होंने कि लंदन और फ्रांस में प्रतिद्वंदिता है, ब्रिटेन और फ्रांस में प्रतिद्वंदिता है, और फ्रांस इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मदद कर सकता है। कीमिया वार में रूस के हाथ इंग्लैंड के हार होते हुए उन्होंने देखा। मिस्र घूम के वो देखे, अफगानिस्तान घूम के देखे, टर्की घूम के देखे। मुस्लिमों के साम्राज्यवाद के खिलाफ काफ़ी विद्रोह की भावना है वहाँ के मुसलमानों में भी। तो उन्होंने आके नाना साहब को बताया कि अगर आप लोग तैयार हों तो अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है और विदेश से भी मदद मिल सकता है। और नाना साहब के साथ साधु भेष में अमानुल्लाह खां समूचे भारत का भ्रमण किया और अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए बद्री धाम के भी यात्रा किया, हिंदू साधु के भेष में, कि जासूस पकड़ न पाए क्यों घूम रहे हैं। और सब राजाओं तक संकेत दे करके एक निश्चित तारीख को बगावत करने का डेट तय हो गया। लेकिन मंगल पांडे के उतावला के फलन के कारण विद्रोह पहले ही फूट गया और अंग्रेज़ों को इसकी भनक लग गई। तो आप देखें कि 1857 तक अंग्रेज कहीं चैन से न। 1857 में भी बहुत तगड़े तगड़े जनता से नायक पैदा लिए। अमानुल्लाह खां जिन्होंने नाना साहब को तैयार किया, दयानंद सरस्वती जिन्होंने तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई का दिल दिमाग मिजाज बनाया, उनके गुरु बिरजानंद सरस्वती, और फिर मौलवी अहमद शाह जो लखनऊ में रह करके लड़े। तो छोटे छोटे लोग, बख्त खां दिल्ली में, मौलवी अहमद शाह लखनऊ में, अमानुल्लाह खां कानपुर में, पीर अली पटना में, ये सब उस विद्रोह में शरीक हुए। लेकिन विद्रोह फेल हो गया कि नेतृत्व सामंतों के हाथ में था, राजाओं के हाथ में था। और जो रानियाँ थी वो अपने सरदारों की बात, छोटे लोगों की बात नहीं सुनती थी। जीनत महल बख्त खां की बात नहीं सुनती थी, हजरत महल अहमद शाह की बात नहीं सुनती थी, नाना साहब अमानुल्लाह खां के बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनते थे। लड़ाई के मामला में एक छोटा सा विजय हुआ, अब अजीजन भाई धर्मन भाई नाचने लगते थे, शराब का दौर चलता था और अंग्रेज उस बीच में तैयारी कर लेते थे। ये लोग विज्ञान के महत्व को नहीं समझते थे, पुल उड़ाना नहीं जानते थे, ये लोग टेलीफोन के तार काटना नहीं जानते थे। तो 1857 की हार जो हो गई वह सामंती नेतृत्व के कारण। जनता इसमें शरीक हुई, जनता बड़े पैमाने पर विद्रोह में शरीक हुई। जनता के आदमी जो फौज में थे वे अंग्रेजों से टूट करके आए और लड़े भी, हथियार भी उनके पास थे, लेकिन नेतृत्व की कमी के कारण 1857 हार गए। फिर भी हार में भी जीत था कि उस हार ने बड़े बड़े नायक पैदा किए, तात्या टोपे, शाहजादा फिरोज खान, बख्त खां जैसे नायक उसमें आए। तो 1857 स्वाधीनता का प्रथम संग्राम इसी अर्थ में है कि यह एक महाव्यापक संग्राम था। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से लड़ाई शुरू हुआ, लड़ाई उसके पहले भी हो रही थी, लगातार जारी था, मगर वो छोटे छोटे थे। यह व्यापक तौर पर था, चित्तूर से लेकर के दक्षिण भारत और नेपाल बॉर्डर तक था, आसाम से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक था। तो यह व्यापक इलाके में जो हुआ, सतारा से लेकर के और अवध तक, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। तो राघव जी, आपने बहुत ही गहराई से पूरा का पूरा स्वाधीनता आंदोलन का जो सबसे बड़ा संग्राम हुआ है 1857 का, उसके संदर्भ में, उसकी भूमिका के बारे में अपनी बात हमारे सामने रखी है। अब संवाद फिल्म्स इंडिया के दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि जो 1857 की पूरी लड़ाई से सबक लेकर अंग्रेज़ों ने भारत में जो अपनी राजनीति चलाई, कांग्रेस की स्थापना की और एक बड़े भारी वर्ग को अपने साथ लेकर के उन्होंने आंदोलन को एक गलत दिशा में मोड़ा, अपने हित में मोड़ा,
तो उस सारे के सारे संदर्भ को यदि आप रखेंगे, गांधी जी की भूमिका, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, कांग्रेस में समाजवाद और वाम जो नेतृत्व था उसकी भूमिका, फिर किस प्रकार भारत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिर जाना पड़ा छोड़ के, क्योंकि यहाँ के लोग जो नेतृत्व था कांग्रेस का वो जमींदार और राजे रजवाड़ों का पिछलग्गू बना हुआ था। तो इस पूरी जो घटनाक्रम है और जो इतिहास है उस पे प्रकाश डालेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो इस सबसे बड़ा लाभान्वित होंगे। 1857 की पराजय से एक बात स्पष्ट हो गई कि अब लड़ाई का नेतृत्व सामंत नहीं कर सकते, ये स्पष्ट हो गया। और 1857 के बाद फिर लड़ाई का नेतृत्व सामंतों के हाथ से खिसक गया। जैसे 1860 में प्रचंड नील विद्रोह हुआ, बहुत भारी, व्यापक, पूरे बंगाल में वह विद्रोह फैला हुआ था और बिहार के पूर्वी इलाके में। इतना बड़ा विद्रोह से अंग्रेज आतंकित हो गए और उससे शहरी बुद्धिजीवियों का जुड़ाव भी हो गया। तो अंग्रेज डर गए कि गांव के विद्रोहों से शहरी बुद्धिजीवी अगर इसी तरह से जुड़ते रहे तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो उससे एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जनता के विद्रोह को कमजोर करने के लिए और जनता के विद्रोह को शहरी बुद्धिजीवियों से काट देने के लिए और यह पता लगे कि विद्रोह होने वाला है, पहले से आभास हो जाए, ये तीनों के चलते एक बुद्धिजीवियों का मंच बनाना जरूरी है। और फिर इस पर विचार करके लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मेयो ये सब लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। तो यह 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ वह नील विद्रोह का परिणाम था। नील विद्रोह से सबक लेकर के और बुद्धिजीवियों को सेपरेट कर देने के लिए उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म एक बनाया कि इस पर अपने गुस्सा को निकालेंगे या डिमांड को रखेंगे, अर्जी पर्जी रखेंगे और जो संभव होगा उनकी मांग हम पूरा करेंगे और बताएंगे जनता को कि यही तुम्हारे नायक हैं। इस तरह से लड़ाई को विद्रोह में कभी बदलने नहीं देंगे। मगर उनका यह सोचा हुआ पूरा नहीं हुआ। दक्कन के किसान 1870 में विद्रोह किए, फिर विद्रोह आ गया राजस्थान में, भील विद्रोह, तात्या भील का विद्रोह आ गया, रंपा विद्रोह आ गया। तो इस तरह से कई विद्रोह के सिलसिला फिर फूट गए और सबसे रंपा विद्रोह 1880 में हुआ, खरवार विद्रोह 1870 में हुआ, जयंतिया विद्रोह 1860 में हुआ। तो फिर विद्रोह व्यापक हो गया इसके बावजूद। और सबसे बड़ा विद्रोह बिरसा मुंडा का हुआ। बिरसा मुंडा के विद्रोह की खूबी क्या है कि बिरसा मुंडा समझ लिया कि साम्राज्यवाद प्रधानतर विरोध है। पहला आदमी था जो समझा ये चीज को। दूसरा, बिरसा मुंडा ने यह समझा कि साम्राज्यवाद के सामाजिक आधार को जब तक हम नहीं तोड़ते हैं तो फिर साम्राज्यवाद पर चोट नहीं किया जा सकता है। यह सामाजिक आधार क्या है? यह वहाँ के जमींदारों का, लाल साहब का जो दबदबा है, इस दबदबा को कमजोर करना होगा। जमींदार ही पाया है जिस पर साम्राज्यवाद का छत्र टिका हुआ है। तो उन्होंने जमींदारों पर भी चोट किया और जो सुदखोर मालदार थे जंगल में, महाजन, उन पर भी उन्होंने चोट किया। तो यह केवल आदिवासी विद्रोह नहीं रहा, दूसरे लोग भी जो जंगल में बसे थे, गरीब थे, उनसे भी बिरसा मुंडा ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। तो यह बड़े दृष्टिकोण से था और एक तरह से संगठित भी था और यह सामाजिक आंदोलन के कोख से उपजा था। बिरसा मुंडा एक धार्मिक गुरु भी था अपने संप्रदाय का और वह प्रारंभ में क्रिश्चियन थे और मिशनरी के अत्याचार का उनको तजुर्बा था। तो वो विचारों से लय से थे और उनके पास संयुक्त मोर्चा की एक नीति थी और उन्होंने हथियारबंद संघर्ष छेड़ा और अंग्रेज बेहाल हो गए। अंत में विद्रोह कुचल दिया गया लेकिन उसकी गूंज बरकरार रही। बिरसा मुंडा के विद्रोह के कुचल जाने के बाद बिरसा मुंडा से जो शिक्षा प्राप्त हुआ कि साम्राज्यवाद से अकेले नहीं लड़ा जा सकता है,
बिना संगठन के नहीं लड़ा जा सकता है, और सामाजिक रीति रिवाज परंपरा का ख्याल करते हुए लड़ना चाहिए, और एकता बना के संयुक्त मोर्चा लड़ना चाहिए, और शोषण के समस्त प्रकारों पर चोट करना चाहिए। यह शिक्षा बरकरार रही और यह जतरा उरांव के आंदोलन में दिखाई दिया, जिसे हम लोग ताना भगत का आंदोलन कहते हैं। जतरा भगत 1914 ईस्वी में अहिंसक आंदोलन शुरू किए और सत्याग्रह के माध्यम से वो शुरू किए। आंदोलन उग्र था, तेवर गर्म थे और तरीका अहिंसक था, लेकिन बड़े इलाके में फैला हुआ था और अंग्रेज उससे परेशान हो गए। 1917 में जब गांधी जी चंपारण आए तो उन्होंने जतरा उरांव के आजमाए हुए हथियार को अपनाया। और हम लोग जो इतिहास लिखे इसको उलट के लिखते हैं कि ताना भगत ने गांधी जी से प्रेरणा लिया। ईस्वी का ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं। ताना भगत का आंदोलन पहले हुआ, गांधी जी का आंदोलन बाद में हुआ। ताना भगत के आंदोलन जमींदार के भी खिलाफ था, सूदखोर के भी खिलाफ था। गांधी जी का आंदोलन जमींदार सूदखोर के खिलाफ नहीं था। और ताना भगत का आंदोलन उग्र था, अंग्रेज उससे परेशान थे। चंपारण आंदोलन से अंग्रेज कोई परेशान नहीं थे। कारण 1912 में नील का आविष्कार हो गया, नकली नील का, और नील के कारखानों की उपयोगिता समाप्त हो गई। अब नील मालिकों की भी जरूरत थी कि हमारा जमीन का उचित दाम मिले, कोई खरीदने वाला हो। इलाके में गरीबी इतना था कि वो लोग उसको खरीद नहीं सकते थे। वहाँ के किसानों का समस्या नील नहीं था, जमींदारी था, जो बेतिया राज 2000 वर्ग मील में फैला हुआ था। नील की खेती मात्र 20 स्क्वायर वर्ग मील में थी। तो किसानों की समस्या जमींदारी था, जमींदारों ने ही नीलों को बसाया था। 3 कठिया प्रथा जमींदारों के जमीन पर चालू हुआ था, 3% जमीन पर, इसीलिए 3 कठिया कहा जाता है, बीघा में 3 कट्ठा। तो बड़ी समस्या जमींदार था, जिसके खिलाफ गांधी जी कुछ बोल नहीं रहे थे। गांधी जी के साथ जितने लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, सहितानंद प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सब के सब जमींदार थे। खुंधर राय जो गांधी जी को ले गए जमींदार थे। दूसरा राजकुमार शुक्ला सूदखोर थे और बेतिया के शाह लोग थे। तो एक भी किसान गांधी जी के साथ देखेंगे टीम में कोई नहीं था। बंबई के सेठ लोग थे और सेठों को वही जमीन मिला जिस पर वहाँ पर उत्तर बिहार में चीनी मिल की स्थापना हुई। और मात्र 1 महीना मुश्किल से वह आंदोलन चला, क्योंकि नील की खेती खत्म हो रही थी। नकली नील आ गया बाजार में, कोई मतलब नहीं था। बढ़े हुए कर में मामूली राहत देके बात खत्म कर दिया गया। और फिर गांधी जी दोहरा के अपने पूरे जीवन में चंपारण या किसानों को देखने नहीं गए। तो बिरसा मुंडा और जतरा उरांव से सीख लेके जनता यहाँ की आंदोलित हो गई। अब ये केवल आदिवासी समूह तक सीमित नहीं रहा, मैदानी किसान भी इसमें शरीक होने लगे। गुजरात के भी किसान इसमें आ गए। वहाँ पर खेरा विद्रोह देखते हैं, बारडोली विद्रोह देखते हैं, और उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र का विद्रोह देखते हैं। बहुत थोड़ा चला रामचंद्र का विद्रोह, लेकिन बड़े इलाका में फैला। अब अंग्रेज बेहाल हो गए और फिर मोतीलाल नेहरू ऐसे शहरी बुद्धिजीवी उनके बीच भेजे गए और उस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिला दिया। तो यह आंदोलन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इन्हें संभाल लिया कि अब जमींदार का नेतृत्व था, बड़े किसान का नेतृत्व था। लेकिन खेड़ा और बारडोली जब शुरू हुआ, पटेल वहाँ के जमींदार थे और वही लोग आगे लीडरशिप में थे। लेकिन आकांक्षा जो गरीबों की जग गई, और जब रानी प्रजा दुबला हाली वहाँ के खड़े हो गए, गरीब जनता, तो गांधी जी किसान आंदोलन की बात ऐसा भुलाए कि फिर उसके बाद सारी जिंदगी किसान का नाम न लिए, गांव और शहर बोलते रहे। फिर किसान शब्द उनके मुंह से छूट गया हमेशा के लिए। गांधी साहित्य में कहीं किसान शब्द हम लोग को देखने को फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन जो जनता जाग गई, रानी प्रजा दुबला हाली, वो तो अपना नेतृत्व पैदा करेगी, वो तो अब बैठेगी नहीं। तो जुबेर भाई, इंदुलाल जागी, ऐसे नेता गुजरात में पैदा हो गए। और बिहार में स्वामी सहजानंद आए। स्वामी सहजानंद जब आए तो परिस्थिति क्या थी कि गांधी जी आंदोलन से विरत हो चुके थे।
गांधी जी ने 22 में चौरी चौरा में आंदोलन बंद कर दिया और ऐलान किया कि अब आगे कोई आंदोलन की जरूरत न है, चरखा काटो, रचनात्मक काम करो। इनसे क्षुब्ध होकर जो लोग स्वराज पार्टी में गए, वो लोग स्वराज पार्टी में जाके पाए कि हम जनता के लिए कुछ ज़्यादा राहत के काम नहीं कर पाए, यह बेकार हो गया गुट बनाना। वो लोग फिर वापस कांग्रेस में आ गए। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने, 1929 में उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बना। तो गांधी जी का आंदोलन भी फेल हो गया, पढ़े लिखे बाबू वर्ग मोतीलाल नेहरू का भी फेल हो गया स्वराज दल। और भगत सिंह ये सब की जो फांसी हुई तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भी धक्का लगा। तो जितनी प्रवृत्तियां लड़ाई की अंग्रेजों के खिलाफ थी, सब धक्का खा रही थी और किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा था कि अब आगे लड़ाई किस तरह से संचालित हो। इसी समय में दो नए तत्व भारत की राजनीति में आए, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और दूसरा किसान आंदोलन। ये दो नए तत्व जब राजनीति में आए और पूरे जनता को इन्होंने समेट लिया अपने आगोश में, तो गांधी जी बोले कि मैं कांग्रेस का चरणीय मेंबर भी नहीं हूं और अपने को किनारा कर लिया। लेकिन अब ये तो आ चुके थे, कांग्रेस का फैलाव हो गया था, कांग्रेस का आयाम बढ़ गया था, कांग्रेस को नया धार मिल गया था और साम्राज्यवाद के संघर्ष में सामंतवाद ने नया अग्रगति प्रदान कर दिया था। तो इतिहास का चक्का पीछे नहीं घूम सकता था। गांधी जी चाहे कांग्रेस में रहते या न रहते, अब ये लोगों का कांग्रेस में दबदबा कायम हो गया और जब दबदबा कायम हो गया तो फिर इनका नेता भी आ गया। सुभाष चंद्र बोस इनके नेता बने लेफ्ट ग्रुप के और फिर लेफ्ट का कांग्रेस पर कब्जा हो गया। और यह दिखाई देता है 36 में जो अपने को समाजवादी कहते थे वही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 37 में भी वही कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो अपने को समाजवादी कहते थे, 38 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हरिपुरा और 39 त्रिपुरी में उन्होंने गांधी के कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को हराया। तो इस तरह से समाजवाद एक नया तत्व राजनीति में आया और राजनीति में आने के बाद इसने गांधीवाद को बेदखल कर दिया। अब है कि इतना बड़ा आंदोलन आखिर क्यों फूटा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, भौतिक परिस्थिति जिसने आंदोलन को इतना उग्र, इतना प्रचंड, इतना व्यापी बना दिया। तो यह इसलिए हुआ कि मंदी का दौर था और मंदी के दौर में किसान बड़ी बेहाल थे और जमींदारों के अंदर एक प्रथा थी डोला की। नवविवाहिता लड़की को पहला रात जमींदार के घर सोना पड़ता था, दूसरे रात अपने पति के घर जाती थी। तो यह बहुत अपमानजनक प्रथा थी और इसके खिलाफ एक व्यापक आक्रोश था। फिर बेगारी की प्रथा थी, जमींदार जिसके घर पर लाठी रख देता था उस आदमी को जमींदार के घर बेगारी करना पड़ता था। बेगारी का मतलब अनपेड लेबर। तो इसके चलते किसानों में बहुत गुस्सा था और एक प्रथा भौली का था, दानाबंदी। जमींदार का आदमी आता था और जमीन पर अंदाज करता था कितना पैदा है और पैदा बढ़ा के वो बोलता था और जमींदार से किसान का पूरा हिस्सा हड़प जाता था, किसान को मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो किसानों में बहुत गुस्सा था। तो जमींदार के खिलाफ समस्त किसान समुदाय एकजुट हो गया, गरीब किसान से लेकर धनी किसान तक। धनी किसान के नेता आचार्य नरेंद्र दो ये सब हुए, गरीब किसान के नेता स्वामी सहजानंद हुए। और किसानों का यह विशाल समुदाय जब हिल गया, किसान ही के बेटा फैक्ट्री में मजदूर थे तो मजदूरों में भी वह भाव आ गया, उग्रता आ गया। और किसान ही के लड़का यूनिवर्सिटी में छात्र थे। ऐसा इसलिए कि उस समय किसान आबादी 93% थी, तो 93% जब किसान आबादी थी तो स्वाभाविक था स्टूडेंट, मजदूर, फौज में सिपाही, सब में किसानी के लड़के थे। तो किसान जब डोल गया, शेषनाग जब डोलता है तो उसके फन डोलने से पूरी धरती डोलती है, धरती का मकान डोलता है। जब किसान हिल गया तो देश के मजदूर, देश के छात्र, देश के फौजी सब बेचैन हो गए, अशांत हो गए और नतीजा हुआ कि फिर एक नए ढंग से संगठन खड़ा हो गया। ऑल इंडिया पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद हुए। ऑल इंडिया पर अखिल भारतीय छात्र सभा की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष कुंवर मोहम्मद अली अशरफ हुए। ऑल इंडिया पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष
मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार, किसान साहित्य लिखने वाले सबसे बड़े साहित्यकार वो हुए। इस ढंग से कई वर्ग संगठन खड़े हो गए, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, लेखक संघ, और पूरा समाज अब हिल गया। अब जो लोग चाहते थे कि अंग्रेज भारत से न जाएं, या कुछ दूसरे तरह के लोग चाहते थे कि अंग्रेज अगर जाएं तो हमको गद्दी दे के जाएं, अब वो कमजोर पड़ गए। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो व्यापक जन समुदाय की भावना थी वह मूर्त रूप लेने लगी। वह अब निर्गुण या अमूर्त न रहा, साकार रूप लेने लगा। अब कई रूप में विद्रोह फूट गए। जब कई रूप में विद्रोह फूट गए तो अंग्रेजों ने चाल खेला और लेफ्ट मूवमेंट को तोड़ने की साजिश किया, और इसके तहत सुभाष चंद्र बोस को मजबूर होकर विदेश जाना पड़ा। और जब मजबूर होकर विदेश चले गए और सेकेंड वर्ल्ड वार की परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में आंदोलन रुक गए, ठप हो गए, और कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का साथ नहीं दिया। तो इन सब परिस्थितियों के कारण जब सुभाष चंद्र बोस बाहर से चढ़ाई किए और अंदर से उनको पर्याप्त सपोर्ट न मिला, सपोर्ट तो मिला त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, केशव प्रसाद शर्मा, आरएसपी के, सोशलिटी सेंटर के शिवदास घोष, फॉरवर्ड ब्लॉक के और नेता अकबर शाह, कुशमली खां, सब लड़ाई में थे, धनदास शर्मा, सिलभद्रिया जी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं साबित हुआ। तो जब विदेश से चढ़ाई हुई और देश के अंदर से पर्याप्त समर्थन न मिला तो आजाद हिंद फौज का अभियान उस तरह से बेकार हो गया। लेकिन दूसरे तरह से बेकार न हुआ, उससे प्रेरणा लेकर के बिहार में रामानंद तिवारी का सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नौसेना का विद्रोह हुआ एस.एम. खान के नेतृत्व में। अब अंग्रेज बुरी तरह से डर गए, और इतने बुरी तरह से डर गए कि उन्होंने संसदीय नेताओं से बातचीत करना शुरू किया। अब क्रिप्स समझौता, कैबिनेट समझौता, बेवल समझौता, माउंटबेटन समझौता, गोपालाचारी फार्मूला, भूला भाई देसाई फार्मूला, अनगिनत समझौते के माने दर्जनों समझौते के प्रयास शुरू हो गए। तो आजाद हिंद फौज का अभियान प्रगट देखने में तो लगता है कि विफल हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा की तरह, स्वामी सहजानंद के आंदोलन की तरह इसका प्रभाव बड़ा व्यापक रहा, अंदर अंदर तक घुस गया। और फिर स्थिति ऐसी नहीं रही कि अब अंग्रेजी देश में और टिके रहे। सहजानंद की लाइन व्यापक जन उभार की थी और वे इस उग्र किसान आंदोलन के महानायक थे। सुभाष चंद्र बोस की लाइन बगावत की थी, इस महाबगावत के महानायक सुभाष चंद्र बोस थे। मगर इन दो महानायकों के बीच में गैप को भरा गदर पार्टी ने। गदर पार्टी अमेरिका और कनाडा से जहाज पर लाद के हथियार लेकर के लोग आए भारत को आज़ाद कराने के लिए, मगर उनके अंदर अंग्रेजों का प्लांट किया हुआ आदमी था। भेद खुल गया, अधिकांश मारे गए। लेकिन उससे जो लोग निकले, सोहन सिंह जोश, सोहन सिंह बकना और बाबा भगत सिंह बिलगा, गुरमीत सिंह, पृथ्वी सिंह आजाद, ये लोग सब किसान आंदोलन के महास्तंभ बने और मजदूर आंदोलन संगठित किए। तो समाजवाद के आगे बढ़ाने में, इसके दिशा में धार देने में गदर पार्टी का बड़ा हाथ है। और भाई परमानंद, बरतुल्ला खां भी इसमें शरीक हुए। बरतुल्ला खां की समाधि अमेरिका के सेक्रोमेंटो में है। और जो यंग लड़के थे जो अपर्याप्त समझते थे गांधीवाद को और नए दिशा की तलाश में थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग क्रांतिकारी ढंग से कार्यों को अंजाम दे रहे थे अंडरग्राउंड रह के। एक बनारस की चीरू देवी थी, चीरू दीदी थी, वह बहुत आग्रह की लोगों से कि हमको अपने दल में शरीक कर लो। लोगों ने कहा कि नहीं, तुमको नहीं शरीक करेंगे। वो पूछी क्यों? तो तुम बहुत सुंदर हो। तो गई और ब्लेड से अपना पूरा चेहरा चीर ली, खून से लथपथ। तब बोली कि अब तो हमको शरीक करोगे ना। उसको लोग चीरू दीदी कहते थे। तो ये लोगों ने आज़ादी के आग को बुझने नहीं दिया और गैप को भरा। लेकिन निष्कर्ष पर अंत में वो लोग पहुंचे कि इस तरह से छोटी मोटी हत्या, छोटा मोटा बैंक डकैती, ट्रेन डकैती, इससे अंग्रेजों पर बड़ा प्रभाव न पड़ता है।
हम लोगों को किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन संगठित करना चाहिए। वर्ग आंदोलन जो संगठित करेंगे और उससे जो जनता की ताकत होगी, इसी से अंग्रेज को दबाया जा सकता है। छीट फूट हलचल वाली घटनाओं से अंग्रेज नहीं दबाए जा सकते। तो भगत सिंह से महान भगत सिंह का सपना हुआ। भगत सिंह और बिस्मिल यही सपना लेके मरे कि हम काश किसान आंदोलन खड़ा किए होते, काश हम मजदूर आंदोलन खड़ा किए होते, और इस सपना को फिर बाद के पीढ़ी ने अंजाम दिया। दूसरा, राजा महेंद्र प्रसाद और बरतुल्ला खां विदेश में रह के, जर्मन में रह के, फिर अमेरिका में जाके कई देशों के यात्रा करके प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रसाद हुए और प्रधानमंत्री बरतुल्ला खां हुए। दूसरा अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस संगठित किए, प्रवासी भारतीय अस्थायी सरकार। तो दो अस्थायी सरकारें बीच में बनी। तो बीच के अवधि में सेनापति बापट, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये ढंग के लोग क्रांतिकारी ढंग से आज़ादी की लड़ाई को गति देते रहे। इसके बाद जब यह स्पष्ट होगा कि भारत आजाद होगा, तो समस्या आ गया यहाँ के शासक वर्ग के पास कि यह सरकार कैसी हो, पूर्ण आजादी वाली या औपनिवेशिक स्वराज वाली। शाहजानंद सुभाष चंद्र बोस पूर्ण आजादी के पक्ष में थे और गांधी जी का जमात औपनिवेशिक स्वराज के पक्ष में था। दूसरा सवाल आया कि यह स्वराज कैसा हो, किसका हो। ये लोग का था कि जनता का स्वराज हो, कमाने वाली जनता का स्वराज हो, किसान का हो, मजदूर का हो, किसान मजदूर आज सत्ता स्थापित हो, समाजवाद लागू हो। गांधी जी का था कि नहीं, अंग्रेज जाएं और संसदीय नेता जो हैं वो किस क्लास ओरिजिन से आए हैं उससे कोई मतलब नहीं, जो संसदीय नेता हैं वो टेक ओवर करेंगे, वो अंग्रेजों से सत्ता लेंगे अपने हाथ में। तो यह दो विश्व दृष्टिकोण का टकराहट हो गया। कोई दो व्यक्तियों का झगड़ा गांधी और सुभाष का यह नहीं रहा, यह दो विश्व दृष्टिकोण का झगड़ा था। और इसमें अंग्रेजों के मदद से क्रांतिकारी धारा कुचल दी गई। लेकिन जब नौसेना का विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों का आत्मविश्वास डोल गया और फिर इस देश में वो रहने को तैयार नहीं हुए। जून 48 में उनको जाना था, मगर उन्होंने अगस्त 47 में ही भारत को छोड़ दिया। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि फिर एक दूसरा 1857 में झेलने को तैयार नहीं थे। भले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन उनका स्पिरिट था, आजाद हिंद फौज थी, फौज में बगावत था। तो फिर दूसरा 1857 झेलना पड़ता और फौज बगावत करती और किसानों का सहयोग पूरा रहता। तो अंग्रेज तो ऐसे ही आर्थिक तौर पर तबाह हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अपनी तबाही और बढ़ाने को तैयार न हुए और नई सरकार आती उनकी संपत्ति जब्त कर लेती। तो उन्होंने बड़ी होशियारी से यहाँ के नेताओं को बुला के इनके आपसी झगड़े को सुलझा के और विभाजन में एनर्जी जनता का बांट के दंगे में बड़े षड्यंत्र से कौशल पूर्वक वो अगस्त 47 में देश छोड़ करके चले गए। तो यह स्वराज जो मिला सो पूर्ण आजादी का फांसी दिवस बन गया। औपनिवेशिक स्वराज मिला, गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही रहे, चेंज न हुआ। गाना भी ऐसा हुआ कि जैसा जनता चाहती थी वैसा न हुआ। संविधान बनाने का अधिकार भी जनता को न दिया गया। तो आज़ादी मिली, आसमान से गिर के खजूर पर अटक गई वाली बात हो गई। तो जो हम लोग समझते हैं कि संसदीय लड़ाई से आज़ादी मिली, यह एक भ्रम है। संसदीय लड़ाई वालों के हाथ में आज़ादी आई, लेकिन लड़ाई का भूत, संघर्ष का भूत जो अंग्रेजों के सर पर मंडरा रहा था, वह यहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन, इसका रक्त रंजित जो इतिहास है उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। और विश्व की भी ऐसी परिस्थिति थी कि उनको छोड़ना था। रूस और अमेरिका ऐसे महाशक्ति आ गए थे विश्व रंगमंच पर, जो दुनिया को अब आज़ाद करके रहते, उनको अपना बाजार का तलाश था। दुनिया पहले फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड के बीच बटा हुआ था, बेल्जियम के बीच। अब ये नए रूस और अमेरिका महाशक्ति आए, दुनिया को गुलाम रहने नहीं देते।
फिर जनता में बगावत था, फौज में बगावत था, अंग्रेजों को भागना पड़ा, लेकिन जाने से पहले अपने विश्वस्त आदमियों के हाथ में दे गए, उनकी संपत्ति बच गई और भारत आज तक कॉमनवेल्थ का मेंबर है। यह भारत के आज़ादी की कहानी है जिसको छिपाया गया है, रखा नहीं गया है, खोल करके जनता के सामने स्पष्ट है। तो भारत का भी इतिहास और शाही क्रांतिकारी है, जैसा कि दुनिया के अन्य देशों में है।